हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को वरुण का नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र में जो अब हो रहा है वो पहले कभी नहीं देखा गया था। खुलकर उठे आह्वान में कहा जा रहा है कि स्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। नाटो देश ने खुलकर ऐलान किया है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के पास जो वीटो शक्ति है उसे छीना जाना चाहिए। साफ कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र शांति बहाल करने में पूरी तरह विफल साबित हो चुका है। इस समय दुनिया में 4 भयावह युद्ध चल रहे हैं और स्थायी सीट पाने वाले देश केवल अपने हितों की सुरक्षा कर रहे हैं। यही वजह बताई जा रही है कि अब संयुक्त राष्ट्र को ध्वस्त कर उसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। साथ ही ये भी मांग उठ रही है कि कम से कम 5 नए देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलनी चाहिए। अगर इन्हें यह सीट नहीं मिली तो फिर संयुक्त राष्ट्र की तबाही शुरू हो जाएगी। साथ ही ये मांग भी उठाई जा रही है कि यदि कोई देश संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन करता है तो उसकी वीटो शक्ति तुरंत निलंबित कर दी जाए। इस बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का चौंकाने वाला जवाब सामने आया है, जो भारत के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सभी देशों के लिए बराबरी की बात कर दी है। इसी के साथ ये भी बड़ी बात है कि चीन और रूस दोनों ने सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट देने की मांग तेज कर दी है और ये मांग अमेरिका की धरती से उठाई गई है। यानी एक तरह से देखा जाए तो भारत, रूस और चीन की दोस्ती अमेरिका की धरती पर चमक रही है, क्योंकि चीन, जो कभी भारत के स्थायी सीट के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ था, अब खुलकर भारत के पक्ष में खड़ा हुआ नजर आ रहा है और ट्रंप पर दबाव बना रहा है। और फिर जानेंगे कि सुरक्षा परिषद सुधार को लेकर भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका की धरती से क्या कहा। क्योंकि देखिए, अमेरिका में ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्री की बैठक हुई और वहां पर विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने अमेरिका की धरती से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बड़े सुधार की मांग कर दी, जहां भारत को जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ नजर आया। इसी बीच भारत के पड़ोसी देश भूटान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत को स्थायी सीट देने के लिए तहलका मचा दिया है और उसका यह रूप देखकर चीन परेशान हो जाएगा। और फिर हम जानेंगे कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ संयुक्त राष्ट्र में कौन सा कांड हो गया। जैसे ही उनका भाषण शुरू हुआ, ठीक वैसे ही पूरा का पूरा हॉल खाली हो गया, जिसमें गिनती के ही प्रतिनिधि बैठे हुए नजर आए। लेकिन इसके बावजूद इजराइल के प्रधानमंत्री रुके नहीं और उन्होंने जोरदार धमाका करते हुए पूरे मंच को हिला दिया। एक के बाद एक बयान दिए गए और सबसे बड़ी बात यह रही कि संयुक्त राष्ट्र में पहुंचने के लिए उन्होंने एक बेहद अजीबोगरीब हवाई रूट का इस्तेमाल किया, जिसकी चर्चा मीडिया में खूब हो रही है। उससे भी बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू के भाषण को इजरायली सेना ने गाजा की परिधि में लाउड स्पीकर लगाकर सुनाया और फिलिस्तीनी आबादी तक उनका संदेश पहुंचाया गया। और फिर हम लोग जानेंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से कैसे भारत के खिलाफ जहर उगला और बुलंद आवाज में कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जीत दिलाई गई और भारत के 7 विमान गिराए गए। मगर भारत ने वहीं पर सैटेलाइट इमेज का हवाला देकर करारा उत्तर दिया कि तुम्हारे एयरबेस जल रहे थे और यदि तुम इसे अपनी जीत बता रहे हो तो कूदो। इस पर भारत के प्रतिनिधि पटेल गहलोत ने उसी वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की धज्जियां उड़ा दी। तो चलिए सभी खबरों को बेहद विस्तार से आसान भाषा में जानने के लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए। धन्यवाद। सभी साथियों को टीम जी चिल्स का नमस्कार। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र में नाटो देश फिनलैंड का वीटो पावर खत्म करने का खतरनाक प्रस्ताव सुनिए। तो फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो कहा वो असल में दुनिया के सबसे बड़े बदलाव की मांग थी। उनका पहला तर्क ये था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी, जो असल में दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए बनी थी, वो आज पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। इसका सबूत है कि इस वक्त दुनिया 4 अलग अलग बड़े युद्धों से चल रही है: यूक्रेन, फिलिस्तीन, सूडान और सीरिया। यानी परिषद की ताकतवर संरचना होने के बावजूद वो किसी भी जंग को रोक नहीं पा रही है। स्टब ने कहा कि आज ये संस्था पुराने जमाने की तस्वीर लगती है, क्योंकि इसमें दुनिया के देशों का असली प्रतिनिधित्व ही नहीं है। एशिया जैसे सबसे बड़े महाद्वीप से सिर्फ एक देश स्थायी सदस्य है, जबकि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे विशाल महाद्वीपों की एक भी स्थायी सीट नहीं है। ये असमानता दुनिया में बढ़ते असंतोष को दर्शाती है। अब आइए समझते हैं उनके 3 बड़े प्रस्तावों को।
पहला प्रस्ताव यह है कि परिषद में 5 नई सीटें जोड़ी जाएं, 1 लैटिन अमेरिका से, 2 अफ्रीका से और 2 एशिया से, ताकि प्रतिनिधित्व संतुलित हो। दूसरा और सबसे क्रांतिकारी प्रस्ताव यह है कि परिषद के किसी भी सदस्य को वीटो का अधिकार न मिले। अभी 5 स्थायी सदस्य किसी भी मुद्दे को सिर्फ अपनी मर्जी से रोक सकते हैं, चाहे बाकी दुनिया उसका समर्थन करे या ना करे। स्टब ने कहा कि यह शक्ति खत्म होनी चाहिए, ताकि कोई बड़ा देश दुनिया को अपनी मनमानी से बंधक न बना सके। तीसरा प्रस्ताव यह है कि अगर कोई सदस्य खुलकर संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ता है, तो उसकी वोटिंग पावर तुरंत निलंबित कर दी जाए। ये सीधा संदेश है कि अब ताकतवर देशों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी और दुनिया का हर देश बराबरी से खड़ा होगा। अब जरा मेलोनी की चेतावनी सुनिए। तो देखिए, यहां असल मुद्दा यह है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब की तरह ही सुरक्षा परिषद पर करारा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि सुधार तभी मायने रखेगा जब वो सबके लिए बराबर होगा, न कि कुछ देशों को क्लास ए और बाकी को क्लास बी बनाकर। यानी दुनिया के हर देश की अपनी संस्कृति, पहचान और अधिकार हैं और सभी को बराबरी से सम्मान मिलना चाहिए। मेलोनी का कहना है कि अगर लोकतंत्र और समानता को नजरअंदाज कर परिषद का नया ढांचा बनाया गया तो वो सुधार असल में बेकार होगा। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि इटली सुरक्षा परिषद में जर्मनी के स्थायी सदस्य बनने का विरोध करता है, जबकि जर्मनी G4 ग्रुप यानी भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी का हिस्सा है और परमानेंट सीट के लिए लंबे समय से कोशिश कर रहा है। यानी एक तरफ मेलोनी बराबरी और लोकतंत्र की बात कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अपने हितों के हिसाब से जर्मनी को रोक भी रही हैं। यही वजह है कि फिनलैंड और इटली की इस आक्रामक आवाज से संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में हलचल मच गई है और सवाल उठ रहा है कि क्या अब सचमुच सुरक्षा परिषद का मौजूदा ढांचा टूटकर नया रूप लेगा? क्योंकि आज तक ये मंच शांति का प्रतीक माना जाता था, लेकिन अब बड़े देशों की राजनीति और ताकत का खेल ज्यादा दिखने लगा है। अब जरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का कद बढ़ाने की गूंज सुनिए। तो समझिए, यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि चीन, जो हमेशा भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता रहा है, उसने अब पहली बार खुलकर समर्थन का संकेत दिया है। इसका मतलब यह है कि दुनिया की राजनीति और ताकत का संतुलन बदल रहा है। ट्रंप ने अमेरिका में टैरिफ युद्ध छेड़ा है, जिससे वैश्विक व्यापार और संबंधों में तनाव बढ़ा है। इस माहौल में चीन चाहता है कि वो खुद को ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों का हितैषी दिखाए। जब वो भारत और ब्राजील की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है, तो असल में वो अमेरिका के खिलाफ अपनी छवि बनाने और नए गठबंधन खड़े करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि रूस ने भी इसी लाइन पर चलते हुए भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों को स्थायी सदस्यता देने का समर्थन किया, ताकि दुनिया में शक्ति का संतुलन सिर्फ पश्चिमी देशों के हाथ में न रहे। अब दूसरी बात यह है कि ब्रिक्स देशों ने रियो दी जेनेरियो घोषणा में पहले ही मांग रखी थी कि ग्लोबल साउथ की आवाज को और बुलंद किया जाए, यानी वो देश जिन्हें अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे मंच पर दबाकर रखा गया, उन्हें अब असली प्रतिनिधित्व मिले। किसी को आगे बढ़ाते हुए रूस और चीन ने कहा कि भारत और ब्राजील की विशाल आबादी और उनका वैश्विक प्रभाव अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन ने तो यहां तक कह दिया कि परिषद में समावेशता यानी ज्यादा देशों को बराबरी का मौका देना ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता की गारंटी है। ये बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि चीन का ये रुख अगर स्थायी हुआ तो भारत की स्थायी सदस्यता की राह काफी आसान हो सकती है और इससे भारत दुनिया की ताकत के केंद्र में निर्णायक भूमिका निभाने लगेगा। अब जरा वीटो पर सियासत और भारत की शर्तें सुनिए। तो असल में पूरी कहानी का निचोड़ यह है कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य यानी चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के पास वीटो का अधिकार है और यही वीटो भारत की राह की सबसे बड़ी बाधा है। रूस, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन पहले से भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में हैं, लेकिन उनकी शर्त यह रही है कि अगर भारत, ब्राजील, जापान या किसी अफ्रीकी देश को सीट दी जाए तो उन्हें वीटो का अधिकार नहीं मिलेगा। भारत का कहना है कि बिना वीटो के स्थायी सदस्यता का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि तब नया सदस्य ताकतवर देशों के आगे कमजोर ही रहेगा और इससे परिषद की विश्वसनीयता लगातार घटती जाएगी। अब जब चीन और रूस ने नया समर्थन दिया है तो ये भारत की कूटनीति की जीत मानी जा रही है, क्योंकि इससे यह संदेश गया है कि एशिया और ग्लोबल साउथ की आवाज को अब दबाया नहीं जा सकता। भले ही ये समर्थन तुरंत स्थायी सदस्यता का दरवाजा ना खोले, लेकिन इससे साफ हो गया है कि आने वाले वक्त में भारत की भूमिका और प्रभाव परिषद में लगातार बढ़ेगा और स्थायी सदस्यता की राह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। अब जरा संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर जयशंकर की कूटनीतिक फुल स्विंग सुनिए। तो न्यूयॉर्क में ब्रिक्स देशों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस अंदाज में बोलना शुरू किया,
उसी से संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके बड़े भाषण की नींव रख दी गई। जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया में जब सहयोग और आपसी भरोसा कमजोर हो रहा है, तब ब्रिक्स जैसे मंच एक मजबूत और सकारात्मक आवाज के रूप में खड़े हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा परिषद का ढांचा पुराना हो चुका है और ये समय से पीछे चल रहा है, इसलिए भारत जैसे बड़े और निर्णायक देश को स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि अब वैश्विक साउथ यानी विकासशील देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को केंद्र में लाना होगा, क्योंकि वही असली दुनिया की बहुसंख्यक आबादी और समस्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। शांति, बातचीत और कूटनीति पर जोर देकर जयशंकर ने यह संदेश दिया कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता की आवाज उठाता है, और यही सुर उनके संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन का आधार बनने जा रहा है। अब जरा भारत की स्थायी सीट पर भूटान का दंदनाता समर्थन सुनिए। तो समझिए, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे का ये बयान सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती ताकत का सबूत था। उन्होंने साफ कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ढांचा पुराना पड़ चुका है और अब भारत और जापान जैसे निर्णायक देशों को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। ये बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि भूटान छोटा देश जरूर है, लेकिन हमेशा वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व और जिम्मेदारी की आवाज उठाता रहा है। जब वो भारत के समर्थन में बोलते हैं तो ये संदेश जाता है कि भारत की मांग सिर्फ उसकी अपनी जिद नहीं, बल्कि पड़ोसियों और सहयोगियों की साझा उम्मीद भी है। तोबगे ने यह भी जोड़ा कि परिषद को अब ज्यादा परिणाम देने वाला बनना होगा और इसके लिए स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार जरूरी है। अब दूसरी तरफ ये समर्थन भारत की कूटनीति की जीत है। भूटान ने भारत की आर्थिक वृद्धि, वैश्विक दक्षिण में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका और मानवीय संकटों से लेकर शांति अभियानों तक की ठोस भागीदारी का हवाला दिया। इससे यह साबित होता है कि भारत आज सिर्फ अपने विकास की वजह से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के हित में भी अहम भूमिका निभा रहा है। तोबगे ने कहा कि मौजूदा भू राजनीतिक और आर्थिक हालात परिषद में परिलक्षित होने चाहिए, यानी दुनिया बदल गई है तो उसका ढांचा भी बदलना चाहिए। भारत और जापान के साथ अन्य प्रभावशाली देशों को भी जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एशिया की सामूहिक आकांक्षा का प्रतीक है। इस तरह भूटान का ये बयान न सिर्फ भारत की स्थायी सदस्यता की राह में नया नैतिक बल देता है, बल्कि ये संकेत भी है कि अब एशिया और वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताएं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अनदेखी नहीं की जा सकती। अब जरा नेतन्याहू पर संयुक्त राष्ट्र में मास वॉकआउट की सुनामी सुनिए। तो जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोलने उठे तो उनकी मौजूदगी और भाषण से नाराज कई देशों के प्रतिनिधि हॉल छोड़कर बाहर चले गए। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत वो देश जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, उन्होंने वॉकआउट करके विरोध जताया। यहां तक कि अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिनिधि तो अंदर बैठे रहे, लेकिन उनकी ओर से वरिष्ठ स्तर के राजनयिक नहीं बल्कि कनिष्ठ स्तर के अधिकारी मौजूद थे, जिससे यह संकेत गया कि बड़े देश भी नेतन्याहू से दूरी बनाए हुए हैं। हॉल में खाली कुर्सियों का दृश्य और बाहर गूंजते विरोध प्रदर्शनों के बीच नेतन्याहू ने अपने भाषण का लहजा नहीं बदला। उन्होंने दावा किया कि इजराइल ने अपने तमाम दुश्मनों को खत्म कर दिया है, गाजा में हमास को, लिबनान में हिजबुल्लाह को, सीरिया में असद शासन को और यमन में होती विद्रोहियों को काबू कर लिया है। सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क को भी तबाह कर दिया है। उनका आरोप था कि ईरान ये सब सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिका को धमकाने और दुनिया पर दबाव बनाने के लिए कर रहा था। भाषण के दौरान उन्होंने अपनी जैकेट पर QR कोड वाला बैज लगाया, जो सीधे 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले से जुड़ी वेबसाइट पर ले जाता है। वहीं ईरानी प्रतिनिधि ने वॉकआउट से पहले अपने डेस्क पर मासूम बच्चों की तस्वीर रखकर विरोध जताया। नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का विरोध किया और चेतावनी दी कि ऐसे कदमों से हमलों में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले को अमेरिका पर हुए 11 सितंबर 2001 के हमले के बराबर बताया। अब जरा ICC वारंट की परछाई और आकाश मार्ग की बाजीगरी सुनिए। तो नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। इस वजह से जब वो न्यूयॉर्क गए तो उनकी उड़ान ने यूरोप के कई देशों के हवाई क्षेत्र को जानबूझकर टाल दिया। फ्रांस ने भले ही अनुमति दी थी, लेकिन नेतन्याहू की टीम ने वैकल्पिक लंबा रास्ता चुना और लगभग 600 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय की। इसके पीछे कारण ये था कि अगर विमान को आपात स्थिति में ऐसे देश में उतरना पड़ता जो ICC के नियम मानते हैं, तो नेतन्याहू की गिरफ्तारी हो सकती थी। इसी वजह से उन्होंने मीडिया दल को भी साथ नहीं लिया, ताकि ईंधन की खपत कम हो और लंबी उड़ान सुरक्षित रह सके। फ्रांस के साथ उनके रिश्तों में हाल के महीनों में ठंडक भी आ चुकी है, इसलिए ये एहतियात और भी जरूरी समझी गई। दूसरी ओर भाषण से पहले ही इजरायली सेना ने गाजा की सीमा पर लाउडस्पीकर लगाए और सीधे फिलिस्तीनी जनता को संदेश दिया। नेतन्याहू ने खुले तौर पर हमास नेतृत्व से कहा कि आत्मसमर्पण करो, हथियार डालो और बंधकों को छोड़ दो।
उनका दावा था कि गाजा में ये युद्ध दरअसल पश्चिम एशिया में स्थायी शांति का रास्ता खोलेगा और अब्राहम अकॉर्ड जैसे समझौतों को और मजबूत करेगा। लेकिन उन्होंने फिलिस्तीनी राज्य की मांग को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि यरूशलेम के पास फिलिस्तीन को राज्य देना ऐसा ही होगा जैसे न्यूयॉर्क के पास अलकायदा को राज्य दे देना। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह दृश्य बेहद तीखा था। एक तरफ हॉल की खाली कुर्सियां नेतन्याहू के विरोध का प्रतीक थीं और दूसरी तरफ उनका सख्त और अडिग लहजा दिखा रहा था कि भू राजनीति आज कितनी टकराव भरी और कठोर हो चुकी है। अब जरा संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी दावे की धमक सुनिए। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ राजनीतिक हमला करने के लिए किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 7 विमान गिराए और ये दावा किया कि पहलगाम हमले पर अंतर्राष्ट्रीय जांच की उनकी अपील भारत ने खारिज कर दी। उन्होंने कट्टरपंथी हिंदुत्व को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया और आरोप लगाया कि भारत ने मई में बिना किसी उकसावे के पाकिस्तान पर हमला किया। हालांकि इन बयानों में पाकिस्तान की अपनी राजनीतिक मजबूरी झलकती है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को पीड़ित और शांति चाहने वाला देश दिखाना चाहता है। शरीफ ने यह भी कहा कि मजबूत स्थिति के बावजूद पाकिस्तान ने युद्ध विराम का समर्थन किया, ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि वे लड़ाई नहीं बल्कि बातचीत के पक्षधर हैं। दूसरी ओर उन्होंने भारत पर सिंधु जल संधि को तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। पाकिस्तान ने इस बात को बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया कि उनके 24 करोड़ नागरिकों का पानी का अधिकार दांव पर है और इसकी रक्षा किसी भी कीमत पर की जाएगी। यहां तक कि उन्होंने चेतावनी दी कि संधि का उल्लंघन युद्ध जैसा मामला होगा। साथ ही उन्होंने हमेशा की तरह कश्मीर मुद्दे को उठाया और संयुक्त राष्ट्र के कानून के तहत जनमत संग्रह की मांग दोहराई। ये सब बयानबाजी इस तरह की गई मानो पाकिस्तान बातचीत को तैयार है, लेकिन जिम्मेदारी भारत पर डाल दी गई कि वो उकसावे से बचे। अब जरा ट्रंप फैक्टर की एंट्री सुनिए। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जंग टालने का श्रेय देकर दुनिया को संदेश देने की कोशिश की कि ट्रंप की मध्यस्थता से ही बड़ा संकट टला और इसी वजह से पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने की घोषणा की। इसके तुरंत बाद वॉशिंगटन में एक बेहद गोपनीय बैठक हुई, जिसमें शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने देर रात ट्रंप से मुलाकात की। यह बैठक करीब 1 घंटा 20 मिनट चली, लेकिन खास बात यह रही कि व्हाइट हाउस ने इसकी कोई आधिकारिक तस्वीर या वीडियो जारी नहीं किया। केवल पाकिस्तान सरकार की दी हुई तस्वीर सामने आई और उसी के आधार पर खबरें बनी। यानी पूरी मुलाकात पर रहस्य का पर्दा डाला गया ताकि अंदर क्या बातचीत हुई ये खुलकर ना पता चले। नतीजा ये हुआ कि एक तरफ पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप की तारीफ कर अपनी दोस्ती दिखा दी और दूसरी तरफ गुपचुप बैठक करके असली कूटनीतिक संदेश भी चला दिया। अब जरा संयुक्त राष्ट्र में पाक नाटक पर भारत का करारा पलटवार सुनिए। तो पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में जो आरोपों की झड़ी लगाई थी, भारत ने उसे बेहद ठोस और तथ्यों आधारित तरीके से जवाब दिया। भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने पाकिस्तान की स्क्रिप्ट को बेतुका नाटक कहकर खारिज कर दिया और साफ कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का औजार बनाता है। उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत के लिए सभी मुद्दों का हल केवल द्विपक्षीय बातचीत से ही होगा, किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं चलेगी। कश्मीर और सिंधु जल संधि पर लगाए गए पाकिस्तानी आरोपों को निराधार बताया गया और मंच पर भारत का लहजा संयमित लेकिन बेहद सटीक और प्रमाणों से भरा हुआ था। इसने ये संदेश दिया कि भारत भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से जवाब देता है। भारत ने पाकिस्तान के झूठे दावों को तोड़ते हुए बताया कि कैसे पाकिस्तान 9 मई तक हमला करने की धमकियां देता रहा और फिर 10 मई की सुबह भारत ने नूर खान, सरगोधा और मुरीद जैसे कई ठिकानों पर प्रहार कर उनके कमांड और कंट्रोल केंद्र ध्वस्त कर दिए। दोपहर तक भारत ने सरगोधा, रफीकी, रहीम यार खान, जैकोबाबाद, भोलारी और कराची के नज़दीकी एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। भारत ने निजी कंपनी मैक्सर की उपग्रह तस्वीरें दिखाकर यह साबित किया कि इन हमलों से पाकिस्तान के एयरबेस बुरी तरह जले और नुकसान दर्ज हुआ। गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि अगर जले हुए हवाई अड्डों को पाकिस्तान जीत कहता है तो वो चाहे तो डंके की चोट पर जश्न मना सकता है। इसके अलावा भारत ने बहावलपुर और मुरीद के आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई का भी हवाला दिया और ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान बेगुनाहों पर आतंकी हमलों का जिम्मेदार है। अंत में भारत ने संदेश दिया कि सिंधु जल संधि का सम्मान और नियम आधारित व्यवस्था ही असली समाधान है। अब जरा यूनुस के खिलाफ न्यूयॉर्क में गो बैक टू पाकिस्तान की गूंज सुनिए। तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ ने यूनुस इस पाकिस्तानी और गो बैक टू पाकिस्तान जैसे नारे लगाए और आरोप लगाया कि यूनुस इस्लामवादी ताकतों के साथ मिलकर बांग्लादेश को तालिबान जैसा बना रहे हैं।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शेख हसीना सरकार के हटने के बाद अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं, और रिपोर्टों का हवाला देते हुए बताया कि 32 हिंदुओं की हत्या हुई, 13 रेप केस सामने आए और 133 मंदिरों को निशाना बनाया गया। उन्होंने हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदायों पर हो रहे अत्याचार रोकने की मांग रखी और चिन्मय कृष्णदास की रिहाई के लिए आवाज बुलंद की। इस प्रदर्शन में भीड़ ने कहा कि ये स्थिति लोकतंत्र नहीं बल्कि कब्जे जैसी है, जिससे ये साफ हुआ कि यूनुस के खिलाफ बांग्लादेशी प्रवासियों का गुस्सा बहुत गहरा है। अब जरा यूनुस का भाषण सुनिए। तो मोहम्मद यूनुस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में अपने भाषण के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि बांग्लादेश बदलाव की राह पर है। उन्होंने खास तौर पर प्रवासी श्रमिकों का जिक्र किया और बताया कि 7 करोड़ से ज्यादा प्रवासी बांग्लादेश के लिए कितनी बड़ी आर्थिक ताकत हैं, क्योंकि उनकी भेजी रकम देश की रीढ़ है। साथ ही उन्होंने सार्क को दोबारा सक्रिय करने की अपील की और कहा कि दक्षिण एशिया को निवेश, कनेक्टिविटी और पारिवारिक जुड़ाव की जरूरत है। हालांकि उनके पहले के भारत बांग्लादेश रिश्तों पर तीखे बयान, फेक न्यूज और तालिबानी करार जैसे शब्द फिर चर्चा में आ गए, जिससे ये साफ हुआ कि यूनुस वैश्विक मंचों पर अपनी छवि और नैरेटिव को बदलना चाहते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने अमेरिका बांग्लादेश बिजनेस काउंसिल की बैठक में निवेशकों को बुलावा दिया और इटली, फिनलैंड व कोसोवो के नेताओं से मुलाकात की, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ आर्थिक रिश्तों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। अब जरा ईरान पर फिर गिरा प्रतिबंधों का शिकंजा सुनिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रूस और चीन की उस कोशिश को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि ईरान पर नए परमाणु प्रतिबंधों को अभी टाल दिया जाए। लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर आरोप लगाया कि उसने परमाणु समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्होंने स्नैपबैक मैकेनिज्म लागू कर दिया। इसका मतलब है कि जैसे ही तय समय तक कोई समझौता नहीं हुआ, पुराने सारे कड़े प्रतिबंध अपने आप वापस लागू हो जाएंगे। अब 27 सितंबर से ईरान की विदेशों में रखी संपत्तियां फ्रीज कर दी जाएंगी, उसके हथियार सौदों पर रोक लग जाएगी और मिसाइल प्रोग्राम पर भी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण सख्त कर दिया जाएगा। ये फैसला ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वो पहले ही कमजोर हालत में है और नए प्रतिबंध उसके हालात और बिगाड़ देंगे। अब जरा रूस और चीन की कूटनीतिक हार समझिए। तो सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से रूस और चीन को केवल 4 देशों यानी पाकिस्तान, अल्जीरिया, चीन और खुद रूस का ही समर्थन मिला, जबकि बाकी देशों ने साफ कर दिया कि ईरान को और समय देने का कोई फायदा नहीं है। यानी अधिकांश देशों ने ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। इस पर संयुक्त राष्ट्र में रूस के उपराजदूत दिमित्री पोलियांस्की ने आरोप लगाया कि पश्चिमी देश ब्लैकमेल और दबाव की राजनीति कर रहे हैं और इससे हालात और बिगड़ेंगे। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यूरोप और अमेरिका को ही धोखेबाज बताया और कहा कि असली गुनहगार वही हैं जिन्होंने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को गलत तरीके से हथियारों की होड़ जैसा दिखाकर पूरी दुनिया को गुमराह किया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।